नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संस्था यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूं। वर्ण विचार के अंतर्गत आने वाले व्यंजन वर्ण के बारे में। इसके पूर्व मैंने वर्ण विचार पार्ट 1 में मैंने आपको वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के भेद कितने हैं, और वर्ण के भेद में मैंने 2 भेद बताए थे आपको, स्वर और व्यंजन। इसके पूर्व वीडियो मैंने स्वर के बारे में आपको बताया था। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने भेद होते हैं और स्वरों की संख्या क्या है, उनके उच्चार स्थान क्या है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने व्यंजन वर्ण लेकर आया हूँ। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन संख्या कितनी है और उन व्यंजनों के उच्चार स्थान क्या है, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण वो कहलाते हैं जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। आइए हम देते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। आपने परिभाषा में देखा, मैंने ये लिखा कि व्यंजन वर्ण उसे कहेंगे जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं, जबकि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर किसी के सहारे नहीं बोले जाते, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वह स्वर के सहारे ही बोले जाते हैं। यानी कोई भी व्यंजन वर्ण होगा वह बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाएगा। जैसे जब इसका उच्चारण करेंगे, किसी व्यंजन उच्चारण करते हैं, इसे बोलते हैं क, तो इसको क्या हो जाएगा, क धन अ बराबर क। खाए ख धन अ बराबर ख। तो कोई भी व्यंजन वर्ण हो, चाहे क ख ग घ छ छ झ झ, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाएंगे। हम कोई भी व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण करते हैं तो उसमें जो धुन निकलती है वह ह्रस्व आगे निकलती है। कोई भी उच्चारण करेंगे, क का उच्चारण देखिए मैंने यहाँ निकला है, खा का उच्चारण भी, गा का उच्चारण देखेंगे। तो कोई भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम करेंगे तो ये ह्रस्व अ, इसे बोलते हैं ह्रस्व अ। जिसकी पूर्व वीडियो मैंने जो आपको समझाया था, तो स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, मैं उसमें आपको समझाया हूँ कि ह्रस्व आ का उच्चारण होता है कोई व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे। और इसकी पूर्व वीडियो मैंने बताया था कि व्यंजन जो है 33 माने गए हैं। 33 कुल वर्णमाला में, हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, जिसमें व्यंजन जो 33 है। आइए हम देखते हैं कि व्यंजन जो 33 हैं वह किस किस कोटि के हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे देखेंगे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड घ अ त थ द ध न प फ ब भ म। ये मैंने आपके सामने हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन है मैंने लिखा। तो आपके सामने मैंने 25 व्यंजन लिखे हैं। 25 व्यंजन मैं लिखा हूँ। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म। ये 25 वर्ण है। तो ये जो मैंने क्रम लिखे हैं, हर एक लाइन में 5 वर्ण है, व्यंजन वर्ण है।
तो इसे हम आसानी की सुविधा के लिए, समझने के लिए हम इसे क वर्ग भी कह सकते हैं। क वर्ग, ये जो जिस प्रथम ये जो पंक्ति है इसमें 5 वर्ण है, उसका जो पहला वर्ण है उसे हम इस वर्ग की संख्या देते हैं। इसमें क है तो क वर्ग हो गया, ये च है च वर्ग हो गया, इसमें ट है तो ट वर्ग हो गया, ठीक है। ये त है यहाँ पर त वर्ग हो गया, यहाँ प है तो प वर्ग हो गया। तो कितने वर्ग हो गए? 1 2 3 4 5। जब हम क वर्ग की बात करेंगे तो क वर्ग में ये 5 व्यंजन वर्ण आएंगे, इनकी गिनती की जाएगी 5 की। जब हम च वर्ग करेंगे बात करेंगे तो च वर्ग में 4 वर्ण की गिनती आएगी। जब हम ट वर्ग की बात करेंगे तो ट वर्ग में इन 5 व्यंजन वर्ण की गिनती आएगी। जब ता वर्ग की बात करेंगे तो ता वर्ग के अंतर्गत इन 5 व्यंजन वर्ण की गिनती की जाएगी। जब हम पा वर्ग की बात करेंगे इसमें पा वर्ग के अंतर्गत जो 5 वर्ण है प फ ब भ म, इन 5 वर्ण की गिनती की जाएगी। तो ये कितने हो गए आपके? 25 व्यंजन हो गए। कितने हो गए? 25। एक देखिए 5 5 गुणे 5, ये 25 व्यंजन हो गए आपके, ठीक है। इसे हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। कभी कभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछा भी आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं, उनकी संख्या बताइए। तो आप बताएंगे 25। स्पर्श व्यंजन किसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं जीवा से, कंठ से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, तो जब प्राण वायु हमारे मुख से इन 6 अंगों में कहीं न कहीं स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 5 व्यंजन वर्ण हैं, हर एक जो 5 व्यंजन वर्ण हैं, ये एक एक वर्ग की एकता के लिए हुए। एकता यानी क वर्ग जो है 5 वर्ग की संगठन को लिया हुआ है, च वर्ग जो है 5 वर्ग को लिया हुआ है, ट वर्ग है ये 5 वर्ग। इसी तरह जो है 5 वर्ग जो है अपने अंदर 5 व्यंजन वर्ण को लिए हुए हैं, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे क वर्ग जो है ये 5 व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान एक ही है, च वर्ण का व्यंजन वर्ण का उच्चारण एक ही है। आइए हम देखते हैं कि क वर्ग का व्यंजन वर्ण का उच्चारण क्या है। इसको हटा देते हैं। तो जो क वर्ग के अंतर्गत जो पूरे 5 वर्ण हैं, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ। क्या होगा? कंठ। ये जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो कंठ से इसके आगे निकल क, ख, ग, घ। ये जो 5 व्यंजन हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उच्चारण स्थान ये पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, उच्चारण स्थान। और आपको याद भी होगा जब मैंने इसके पूर्व जो वीडियो बनाया था वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर के बारे में, तो मैंने वर्णमाला की जो परिभाषा बताई थी वर्णों के उच्चारण स्थान के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्ण और उच्चारण का दोनों का गहरा संबंध है, क्योंकि जो वर्ण होते हैं वह मनुष्य के अंदर से प्राण वायु से मुख से बाहर निकलते हैं, इसलिए दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। तो परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, कभी पूछ लेते हैं कि क वर्ग किस उच्चारण स्थान से उच्चित होता है आपके मुंह से, तो आप कह सकते हैं कंठ से, ठीक है। तो च वर्ग है ये तालु से होता है, ये टा वर्ग जो है मूर्धा से होता है, मूर्धा से। ये ता वर्ग जो है दंत से होता है, और पा वर्ग जो है आपका ओष्ठ, इससे होता है ओष्ठ यानी ओठ, ठीक है। अब ये पूरे च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण आ रहे हैं 5, उसका जो उच्चारण स्थान होगा तालु से। तालु से कहते हैं जब हम जिह्वा को पीछे की तरफ ले जाते हैं और जो पीछे खुला हुआ भाग है वहां से जब टकराता है उसे तालु कहते हैं। जैसे बोलते हैं चो, शो, ज, झ, इय। और ट
जो ट वर्ग के अंतर्गत जो पांचों वर्ण आते हैं इन्हें इसको कहेंगे मूर्धा उच्चार स्थान। मूर्धा मतलब से कहते हैं जब हमारी जीवा ऊपर वाले दांत में प्रहार करके वापस लौट आती है, प्रहार करके ट, यानी हमारी जो जीवा है वह राउंड होकर के ऊपर वाले दांत की टकरा करके वापस आती, प्रहार करके वापस आती है, उसे कहते हैं मूर्धा। और टा वर्ग को कठोर वर्ण भी कहते हैं, कठोर व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। और ये जो टा वर्ग के अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं, कोई भी कवि जो अपनी जब कविता का सृजन करता है तो अपनी कविताओं की शुरुआत ट वर्ग से नहीं करता है, बल्कि वह कोमल कांत वर्णों से करता है। जैसे च हो गया, क हो गया, ता हो गया, पा हो गया, उससे शुरुआत करता है। टा व्यंजन वर्ण से कविता की शुरुआत वो कवि करते हैं जो वी रस के स्नाय रचते हैं, वी रस जो सृजन किया जाता है वहां से शुरुआत होती है। इसे हम कठोर व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जीवा जो है आपके ऊपर वाले दांत से प्रहार करके वापस लौटती है। अब आते हैं ता वर्ग। ता वर्ग में जो पांचों वर्ण है इसका उच्चार स्थान दंत यानी दांत। हमारी जीवा जो है दांत से जब टकराती है त, थ, द, ध, न, ये दांत से जीवा जब टकराती है तो इसका उच्चार होता है जैसे दंत उच्चार स्थान से दंत भी कहते हैं। दंत ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी दंत, ठीक है। फिर जो प वर्ग है, प वर्ग के अंतर्गत जो ये आपके पांचों वर्ण है ये इसका उच्चारण ओठ से होता है, ओष्ठ से। ओष्ठ जो है ये तत्सम भाषा है और ओठ जो है तद्भव भाषा है। तत्सम तद्भव क्या होते हैं इसके लिए मैं आपको एक नया वीडियो फिर से बनाऊंगा, तो उसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। वैसे संक्षिप्त जानकारी आपको बता दूं, जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना कुछ परिवर्तन किए वो बहुत स्वीकार कर लिए गए हिंदी में, उसे हम तत्सम कहेंगे। तद्भव उसे कहते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन करके हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, उसे हम तद्भव कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं, ये तो आपको हो गए 25 व्यंजन, ठीक है। मैंने बताया था कि 33 व्यंजन होते हैं हमारे हिंदी बड़वाला में। आइए देखते हैं अब कौन से व्यंजन है। ये मैंने आपको बताया था क वर्ग में कंठ उच्चार स्थान है, च वर्ग का तालु है, त वर्ग का मूर्धा है, त वर्ग का दंत है और प वर्ग का ओष्ठ है। अब आगे व्यंजन देखते हैं वो किस वर्ग में आते हैं। आइए हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। इसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर। क्या कहते हैं इसे? अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर। अर्धस्वर इसलिए कहते हैं कि जब हम इन वर्णों का जो उच्चारण हमारे शरीर से प्राण वायु जब निकलती है मुख से, तो हमारे जीभ, ओंठ और मूर्धा और दंत को जब छूती है, हल्की सी छू कर बाहर निकलती है, यानी पूरी तरह से टच करके बाहर नहीं निकलती है, हल्का सा ही स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसलिए इसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। ये 4 अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? य, र, ल, व। अब हम समझ लेते हैं इन चारों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो य का जो है, य का स्थान क्या है? तालु। रा का क्या है? मूर्धा। ल का क्या है? दंत। व का क्या है? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ये इसके उच्चार स्थान है। य तालु से बोला जाता है। र मूर्धा जो प्राग आपको मैंने बताया था, जब जीवा उलट की जाती है और ऊपर दांत प्राग लौटती है उसे मूर्धा कहेंगे। दंत ला से जब हमारी जीवा दांत से टकराती है, दंत। व दंतोष्ठ, ये दांत से हमारी जीवा जब दांत से और ओंठ से जो मिलकर भी टकराती है तो वाह को उच्चारण होता है, वाह, ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन है। फिर आते हैं उस व्यंजन में हमारे 6 हैं। क्या हैं? 6, सॉरी माफ कीजिएगा, उस व्यंजन हमारे कितने हैं? 4। कितने हैं? 4 हैं। उस व्यंजन इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर की जब प्राण वायु हमारे मुख से
जब घर्षण करती हुई यानी संघर्ष करती हुई जब ध्वनि निकलती है तो उसे हम ऊष्म कहते हैं। ऊष्म अर्थ ही है कि गर्मी, यानी इन अक्षरों का जब उच्चारण करते हैं अपने मुख से तो हमारे अंदर की निकली हुई जो प्राण वायु है वह मुख से घर्षण करती हुई यानी रगड़ खाती हुई इन व्यंजनों का हम उच्चारण करते, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये जो श है ये तालव्य सा है, इसे तालव्य कहेंगे या तालु कह सकते हैं, तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु से, ठीक है, श। और इसका जो होता है ये मूर्धा से, श, इसे मूर्धन्य बोलते हैं या मूर्धा भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो श है इसे कहते हैं दंत, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, स। लेकिन अक्सर क्या है आजकल आम लोग जो हैं इन दोनों श का जो उच्चारण इसी रूप में कर देते हैं, स। इन दोनों का उच्चारण जो है बहुत प्रायः कम ही लोग कर पाते हैं, इन दोनों को ही स बोलते हैं। और जो आपका हा आता है इसे हम उच्चारण बोलते हैं कंठ, इसे कंठ बोलेंगे, यानी कि इस श का तालु उच्चारण स्थान है, इसका मूर्धा, स का दंत और हा का जो है कंठ है। ये आपके ऊष्म व्यंजन है। फिर आपके 4 वर्ण जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं, यानी ये दो व्यंजन मिलकर के बनते हैं, 2 व्यंजन मिलकर बनते हैं। जैसे शुरुआत ये वाला जो बनेगा क और मूर्धन्य सा बनकर बनता है, श, ठीक है। ये जो है त्र, ये त धन र, त्र। ज्ञा जो है ज धन इय, ये मिलकर बनता है। और ये स जो है स्त्र, इसे श्रीमान कहते हैं या श्री देवी जो भी कहते हैं, ये तालव्य स और प्लस र, ये दोनों वर्ड जो मिलते हैं इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब हमारे हिंदी में 2 नए वर्ड आ गए हैं, ये देखिए। ये आपको मैं जब ये वर्ग पढ़ा था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो ये जो है आपके ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वहां पर नीचे बिंदी नहीं रहती है, ऐसे रहता है। लेकिन ये जो 2 नए वर्ड आए हैं इसकी नीचे बिंदी लगी होती है। ये जो 2 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में आए हैं, इन 2 वर्णों का प्रयोग जो है हिंदी शब्द के मध्य में या अंत में होता है, पहले नहीं आती है हिंदी शब्द के। हिंदी शब्द के ये जो वर्ण हैं या तो बीच में आएंगे या तो अंत में आएंगे। जैसे मैं लिखा पेड़, क्या लिखा? पेड़, पेड़। इसके देखिए पढ़ना, इस तरह से गढ़, गढ़ना, ये देख रहे हैं ना, इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, पेड़ हो गया इस तरह से। ये भी इसका जो उच्चारण होता है वह मूर्धा होता है, इसे इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा है, ठीक है। ये हिंदी भाषा में इस तरह से प्रयोग किया जाता है। पेड़ हो गया, पढ़ना हो गया, कढ़ना हो गया, गढ़ना हो गया, चढ़ना हो गया, चढ़ना भी, चढ़ना। आप देख रहे हैं ये जो वर्ड है ये शब्द के अंत में आ रहा है, देखिए अंत है, पहले आ रहा है, और शब्द के बीच में आ रहे, देखिए बीच में आ रहे ये शब्द, ठीक है। इसी इसका जो स्थान है वह है मूर्धा। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन 2 वर्णों को उच्छिप्त कहा है, उच्छिप्त वर्ण कहा है। उच्छिप्त वर्ण उसे कहते हैं जो हमारे मुख से तेजी से फेंके जाते हैं वर्ण, पिण, गण। तो इनका जो उच्चारण होता है उसे हमारे जो बहुत ही बड़े व्याकरणाचार्य हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, इसको उन्होंने इन 2 वर्णों को उच्छिप्त वर्ण माना है, यानी जो हमारे मुंह से तेजी की तरह फेंके जाते हैं हमारे मुंह के बाहर,
उसे कहते हैं उच्छिक वर्ण कहते हैं। ये दो माने गए हैं, ठीक है। अब आते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो होते हैं इसका उच्चारण हमेशा नाक से होता है, मुंह से कम होता है, नाक से ज्यादा होता है। इसे मैंने सब लिख रहा हूं, अंगद, अंग, अंजन, इसका जो उच्चारण होता है ये इसे बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार बोलेंगे। और हम लोग सरल भाषा में आम जन भाषा में बोलते हैं बिंदी, बिंदी बोलते हैं इसे, आग के ऊपर बिंदी जो लगती है, लेकिन साहित्यिक भाषा बोलेंगे इसे अनुस्वार। इसका जो उच्चारण होता है वह किससे होता है, नाक से। मुंह से कम ही रहता है, इसका ज्यादा उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इसका जो उच्चार स्थान होगा वह नासिक कहलाएगा, नासिक की। अनुस्वार का जो उच्चार स्थान होगा वो क्या होगा, नासिक की या नासिका से, नाक से, ठीक है। इस तरह से इसका प्रयोग होता है अंगद, अंग, अंजनी, ठीक है। ये जो विसर्ग है, विसर्ग का जो उच्चारण होता है वह हा से होता है, हा। इसे हा से आकर से मैंने सब लिखा इसे अतः, अतः, अतः जब बोलेंगे तो हा का हकार की हकार यानी हा का उच्चारण लास्ट में आ रहा, हा का उच्चारण। ये भी जो है इस तरह से होता है, अतः हो गया। अब ये हो गया, अंता हो गया, प्राया हो गया, ये से बोलते हैं विसर्ग। इसका उच्चारण जब हम करते हैं, इसका जब उच्चारण करेंगे तो हकार निकलेगा, हा, हकार की स्थिति होगी, हकार, हा निकलेगा, हा। तो इसको जो उच्चारण स्थान रखा गया है वो रखा गया है कंठ में। इसका उच्चारण स्थान किससे रखा गया, कंठ में रखा गया है। और आचार्य किशोरदास वाजपेयी ने अनुस्वार और विसर्ग को अयोग्य वाह कहा है, अयोग्य वाह। अयोग्य वाह मतलब होता है जो योग रहने के बाद भी साथ ना हो, इसे कहते हैं अयोग्य वाह। ये जो अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वो हमेशा स्वर के बाद आते हैं, पहले स्वर आएगा उसके बाद ही आएंगे। जैसे आप देखिए अंगद, पहले आ स्वर है उसके बाद ये इसका उच्चारण हो रहा, अंगद, अंगद, पहले आ कर रहे हैं तब इसका उच्चारण हो रहा है। इसी तरह विसर्ग है, अतः देखिए यहाँ पर ये देखिए ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये विसर्ग जो होते हैं ये भी स्वर के बाद ही आते हैं, स्वर के बाद आते हैं दोनों, अनुस्वार और विसर्ग भी, ठीक है। और इसे अयोग्य वाह भी कहा जाते हैं क्योंकि न तो स्वर में गिने जाते हैं न ही व्यंजन में गिने जाते हैं, इन्हें अयोग्य वाह कहा गया है, ठीक है ना। जो योग होने के साथ भी ना रहे उसे अयोग्य वाह कहते हैं। तो आज मैंने आपको व्यंजन वर्ण के बारे में बताए, व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं, और फिर व्यंजन वर्ण को किन किन वर्गों में बांटा गया है। तो मैंने आपको पहले बताया कि वर्गीय व्यंजन में बांटा गया है, जिसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग आएंगे। फिर जिसमें 25 व्यंजन वर्ण होते हैं। फिर आपका अंतस्थ व्यंजन आएगा, इसमें य, र, ल, व होता है। फिर आपका उस व्यंजन आएगा, इसमें स, सा, ह, ये 4 वर्ण आएंगे। फिर आपका संयुक्त व्यंजन होता है क्ष, त्र, ज्ञ, स्य, ये आपके संयुक्त व्यंजन आएंगे। और 2 नए वर्ण का जो हिंदी में प्रवेश हुआ है, ड़ और ड, जिसकी हिंदी बिंदी लगी रहती है, इसमें होता है पेड़, पढ़ना, गढ़ना, चढ़ना, गढ़, ये सब। इसे उच्छिक वर्ण भी कहा गया है, जो मुख से हमारे तेजी से फेंके जाते हैं, ऐसे वर्ण इसे उच्छिक वर्ण भी कहा गया है। और 2 है अनुस्वार विसर्ग। अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो नासिका से होता है, नाक से होता है, इसे अंगद, अंक, अंजन, इसका जो उच्चारण करते हैं नाक का हम सहारा लेते हैं। और विसर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान कंठ है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हा, हकार निकलता, हा निकलता, अतः, प्रायः जब उच्चारण करेंगे तो हा निकलेगा। इस तरह से मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर के आपके 33 व्यंजन यहाँ तक आ जाएंगे आपके, ये संयुक्त व्यंजन में गिना जाएगा, ठीक है। इसे भी गिनेंगे 37 वर्ड हो जाएंगे, और फिर ये दोगे 39 हो जाएंगे, और ये दो गिनेंगे 41 हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको 41 वर्ड बताए और 11 वर्ड मैंने आपको स्वर के बताए थे। तो 11 और 41 कुल मिलाकर के 52 वर्ड हो गए। इस तरह से वर्ड विचार के अंतर्गत मैंने आपको
पिछले वीडियो लेकर के इस वीडियो में मिला करके मैंने आपको कौन बताए। इस वीडियो में मैंने व्यंजन वर्ण के बारे में बताया, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और हर व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं एक नया वीडियो वर्ण विचार के अंतर्गत मैं लेकर आऊँगा कि चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उससे हम अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है, अघोष सघोष क्या होता है, इसका वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, इसको नए वर्ड लेकर के हम जल्दी आपके सामने प्रस्तुत